अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 एयान ग्रुप क्लास में डिस्कस किया था और कंफर्ट वेयर लिमिटेड आपको असाइनमेंट में दिया गया था क्वेश्चन। तो जनाब स्टार्टिंग विद कंफर्ट वेयर लिमिटेड में कोई इशू चैलेंज जो आपको आया, किसी ट्रीटमेंट पे कोई दिक्कत, किसी कैलकुलेशन की कोई लॉजिक समझ नहीं आई जिस पे आपको हेल्प चाहिए, वर यू एबल टू रीच द नेट प्रेजेंट वैल्यू एज पर आंसर? ये कोई फ़र्क आ रही है हमारी से? जी जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन के रेफरेंस से एक बेसिक अजम्पशंस याद रखिएगा। ये भी डीसीएफ में नॉर्मल हमारी अजम्पशंस रहती हैं। हमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ब्रेकअप यहाँ पे उसने सेल डाटा दिया हुआ है कि जी हमारी जो करंटली कारोबार चल रहा है उसमें हमारी ये सेल्स होती हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती हैं। वैसे तो ये एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन शायद लग रही है, ऐसा ही है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लग रही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हमें इस तरह की कोई दी जा सकती थी जिसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हम जब कैश फ्लो बेस चल रहे हैं, जब हम फोरकास्टिंग की तरफ जाते हैं तो हमें कॉस्ट के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे ये कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है, या इसमें कुछ सारी की सारी वेरिएबल है जो फिक्स कंपोनेंट भी शामिल है। अनदर एस्पेक्ट कि इसमें कोई डेप्रिसिएशन तो शामिल नहीं। ये दो बड़े अहम एस्पेक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में इन मामलात पे क्वेश्चन साइलेंट रहा है। उसने मैं ये नहीं बताया हुआ कि इस कॉस्ट में कोई फिक्स एलिमेंट शामिल है या इस कॉस्ट में कोई डेप्रिसिएशन नॉन कैश एलिमेंट शामिल है। तो इसके रेफरेंस से ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कभी हो सकता है हमें डाटा आए जिसमें हमें एडमिन एक्सपेंसेस भी कहीं दिए हों, हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस में से एडमिन एक्सपेंसेस लेस करके नेट प्रॉफिट तक भी ले जाया गया हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो एज रिगार्ड्स डेप्रिसिएशन कि भाई इनमें डेप्रिसिएशन है या नहीं, इनमें डेप्रिसिएशन है या नहीं, तो वो तो हमें क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा। क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन का जिक्र उसने करके बताया हुआ है कभी शामिल है तो आप उसको शामिल समझोगे, लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इसका मतलब इनमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे प्लांट की डेप्रिसिएशन पता नहीं आ जाती है, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी हो सकती है, कोई ऑफिस की डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल की गाड़ियों की डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी जा सकती है। अगर तो क्वेश्चन ने बताया हुआ है इसमें इसकी डेप्रिसिएशन शामिल है और इसमें इसकी डेप्रिसिएशन शामिल है, फिर तो आप इसको ट्रीट करोगे। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अज्यूम करोगे इनमें नॉन कैश एक्सपेंस शामिल नहीं है। फिर दूसरी बात, अच्छा नॉन कैश का पता लग गया, अब हमने फोरकास्टिंग करनी है, वॉल्यूम बढ़ा है तो हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, हमें वेरिएबल फिक्स का भी ब्रेकअप चाहिए। उसके लिए गाइडलाइन है, अगर अगेन क्वेश्चन ने बताया है कि इसमें कुछ फिक्स कंपोनेंट है, जैसे कह सकती है फैक्ट्री का किराया इतना जाता है तो भाई हम उसको ट्रीट करेंगे फिक्स। इसमें बताया उसने, अच्छा इसमें किसी का फिक्स का बताया तो ट्रीट करेंगे, बट अदरवाइज जनरल असम्पशन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलवेज वेरिएबल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलवेज वेरिएबल अनलेस यू आर स्पेसिफिकली टोल्ड कि इसमें कोई फिक्स कॉस्ट शामिल है। और एडमिन एक्सपेंसेस के लिए अदरवाइज असम्पशन है, इट इज अज्यूम एडमिन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड अनलेस यू आर टोल्ड कि इसमें कोई वेरिएबल कंपोनेंट भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना था। यहाँ पे जैसे इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैश कॉस्ट ट्रीट किया और सारी के सारी को वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट किया। ये एक बेसिक अजम्पशन है जो इस तरह के सवालों में हम लेके चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल होती है और एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं अनलेस वी हैव अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अजम्पशन हमारी ये रहती है। और डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि हमें क्लियरली बताया जाए कि डेप्रिसिएशन शामिल है, कहीं पर तो हम लेंगे, अदरवाइज हम अज्यूम करेंगे कि ये कैश कॉस्ट ही है। जी कोई सवाल, कोई इशू जनाब इस क्वेश्चन को लेके? जी बेटा। और जो यूनिट चलाना 5% इंक्रीज हो रहे थे ईयर 2 से, तो सर जब हमने इसका रेवेन्यू लॉस हमारी असल जब शेयर करते थे हमने कंट्रीब्यूशन लॉस निकाला, तो उसके अंदर हमने यूनिट्स का परसेंटेज साथ ही 1.05 हमने उसको साथ ही मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, आपके साथी का कहना है कि हम जब कियोस्क की सेल्स इस सवाल में डिटरमिन कर रहे थे तो कियोस्क की सेल्स बनाते हुए हमने पहले साल सेल ली थी 4000 4000 यूनिट बी सोल्ड थ्रू ऑल कियोस्क इन द फर्स्ट ईयर। तो भाई पहले साल 4000 इसलिए ली कि उसने बताया हुआ है कि पहले साल 4000 बिकने हैं। ठीक है, उसने बताया हुआ पहले साल 4000 बिकने हैं और उसके बाद उसने कहा हुआ है कि वॉल्यूम इजाफा आएगा कितना? 5%। कौन से नोट में है? थर्ड पॉइंट में। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने कहा पहले साल की सेल है और यहाँ पे वो कह रहा है 5% इंक्रीज इन यूनिट्स है। तो पहले साल की सेल 4000 है, सेल्स में इजाफा 5% है, वो लेकिन दूसरे साल से शुरू होना है। इसकी बात तो क्लियर होगी। और जब हम ये 5% की बात फर्दर कहते हैं, पास्ट ट्रेंड ऑफ रिटेल आउटलेट सेल्स हैज रिवील्ड एन एवरेज 5% इंक्रीज इन यूनिट्स सेल्स ईच ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर बोथ रिटेल आउटलेट एंड कियोस्क। तो भाई उसने कहा जी कियोस्क में भी 5% इजाफा आना है और रिटेल आउटलेट में भी 5% इजाफा आना है। तो भाई ये रिटेल आउटलेट के जो यूनिट्स हैं ये कब के हैं? पिछले साल के हैं, ये आने वाले साल के नहीं है। जो कियोस्क के 4000 यूनिट्स हैं वो आने वाले साल के हैं, इसलिए उसको इजाफा करने की जरूरत नहीं है।
ये पिछले साल के हैं, तो आने वाले साल के बनाने के लिए इसमें तो 5% इजाफा डालना पड़ेगा। जी, एनी क्वेश्चन में ना इस तरह की कैलकुलेशन आती हैं, उनको मतलब मुझे तो लगता है अगर मैं आपको क्यों कहता हूँ क्वेश्चन को 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ो, वो इसी तरह के पॉइंट्स मिस होने का खतरा होता है, हम इनको पिक नहीं कर पाते। लेकिन जब आप क्वेश्चन को 3 दफ़ा पढ़ पाते हो तो क्वेश्चन की बारीकी में उतर पाते हो आप, क्वेश्चन को जो बारीकी में जो छोटी छोटी बातें उसमें छुपाई होती हैं उनको समझ पाते हो आप। हमें लगता है कि हमने एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन तो सब खाका बन के बस हमें करना चाहिए, लेकिन उस खाके में बहुत सी गलतियां रह जाती हैं जो दूसरी रीडिंग से तीसरी रीडिंग से क्लियर होती हैं। सो मैं बार बार रिपीट करता हूं, जितना मर्जी आसान सवाल हो 3 दफ़ा जरूर पढ़ लिया करो, 3 दफ़ा पढ़े बगैर लिखना ना शुरू किया करो। असल में बेसिकली होता क्या है, आप अगर एक दफ़ा पढ़ के भी लिखना शुरू कर देते हो ना तो अल्टीमेटली यू एंड अप रीडिंग 3 और 4 टाइम्स, क्योंकि बार बार फंसते हो, फिर पढ़ते हो, फिर फंसते हो, फिर पढ़ोगे। लेकिन जब एक दफ़ा ही 3 दफ़ा सवाल आपने रीड कर लिया है, फर्स्ट टाइम में भी अपफ्रंट ही 3 दफ़ा पढ़ लिया है, तो पूरे सवाल के फैक्ट्स और कहानी आपके दिमाग में बैठ चुकी होती है। फिर आपको सवाल बार बार पढ़ना नहीं होता, सवाल से फिर वैल्यूज पिक करनी होती है। लेकिन एक बार पढ़ के जब शुरू कर देते हो फिर नोट नंबर 1 दोबारा पढ़ोगे, अच्छा इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, इसकी क्या करनी है। जबकि मैं कहता हूं कि पूरा सवाल समझ के एक बार खाका बना लिया करो, हर आइटम की ट्रीटमेंट का फैसला कर लिया करो कि किसको हमने कैसे ट्रीट करना है, किसको रेलेवेंट लेना है, किसको रेलेवेंट लेना है। पहले पूरा खाका बना लिया करो, फिर लिखना शुरू किया करो, तो उसमें आपका टाइम एफिशिएंटली यूज हो जाता है। क्योंकि बात का हम एक बार पढ़ के सवाल शुरू करते हैं, हम नीचे पहुंचते हैं, सवाल के एंड में पहुंचते तो पता लगता है कैसा पॉइंट लिखा हुआ है जिसकी ट्रीटमेंट पहले स्टेप में मिस कर गए, तो एकदम हमें शॉक लगता है कि भाई अब, क्योंकि वो फिर एक प्रॉब्लम जो आता है ना, आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती। ये भी चलिए एक एग्जाम पॉइंट से बात जरा ध्यान में रखिएगा। आपको आखिरी पॉइंट पे पहुंचे, सवाल में आखिरी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक नजर पड़ी एक ऐसे पॉइंट पे जिससे पता लगा जनाब ऊपर से गलती शुरू हुई है। फिर हमारे दिन में फिर ये चीज आती है कि शायद सवाल ही गलत हो गया, और हम फिर सवाल को ठीक करने जाते हैं। कुछ बच्चे ठीक करने का तरीका होता है ओवर राइटिंग, कटिंग करते हैं। कुछ बच्चे माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं पूरे सवाल पे लाइन डाल देते हैं। 1 या 2 नंबर की गलती हुई, आपको पता लगी और आप इतने पैनिक कर गए कि आपने पूरा सवाल ही काट दिया। और ये लिटरली अभी तक बच्चे, इवन लास्ट टाइम में एक बच्चे ने फेलियर की वजह बताई गई थी कि ये पेपर मैनी नहीं हुआ। क्यों मैनी नहीं हुआ? एक सवाल किया, पता लगा उसमें गलती हो गई है, क्रॉस कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया करने। तो सवाल में गलती अगर आपको पहली बात 3 दफा पढ़ के करोगे, गलती होने के चांसेस कम होंगे, आप अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक बेस्ट सोल्यूशन दे रहे होगे। लेकिन अगर कोई गलती हो भी गई है तो आपको पता होना चाहिए गलती का नंबर 1 नहीं तो 2 होते हैं, और 1-2 नंबर को पाने के लिए 1-2 मिनट से ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो नहीं लगाना। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मेरा फाइनल, बड़ी पुरानी बात है, ये फाइनल का मेरा एग्जाम था और एडवांस टैक्सेशन का पेपर था मेरा। आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसे हालात थे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा थे मुझ पर वर्क और ऑफिस के, कि बहुत अच्छी मेरी तैयारी नहीं थी। जब तैयारी नहीं थी तो प्रोसेसर दिमाग का ना थोड़ा स्लो चल रहा होता है, चीज़ों को रिकैप करने में दिक्कत हो रही होती है। अब न्यूमेरिकल बड़े एडवांस लेवल, हाई लेवल न्यूमेरिकल होते हैं, तो 2-2, 3-3 सफों पर टेक्स्ट न्यूमेरिकल जाते थे। और मेरे साथ वहाँ पे बार बार ये हो रहा था कि मैं चलता जा रहा था, मैं तीसरे स्टेप पे पहुंच जाता तो मुझे पहले स्टेप की गलती याद आती, तो यार वहाँ पे ये मैं लॉ अप्लाई करना भूल गया हूँ। फिर कहीं आगे चला तो फिर पीछे की और गलती याद है कि वो पुराने लॉ का मैं ये पॉइंट अप्लाई करना भूल गया हूँ, क्योंकि टेक्स्ट पेपर लॉ में लेकर चल रहे होते हैं। बट मेरी सोच एज अ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आप लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि अगर कोई गलती वाइल डूइंग पेपर समझ आया, आपको गलती हो गई है, अगर तो वो 1 मिनट में 2 मिनट में रेक्टिफाई कर सकते हो तो उसको ठीक करने जाना, अदरवाइज फोकस होना चाहिए पेपर पूरा करने पे। पेपर पूरा कर ले, टाइम बचेगा तो देखेंगे भाई गलती दुरुस्त करने का टाइम है या नहीं है, क्योंकि हर स्टेप के नंबर है। तो बहरहाल मैंने गलतियां मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन मेरे दिन में वही एम था कि पेपर पूरा करो, पहले पेपर पूरा कर ले फिर देखेंगे। और सीए में पेपर पूरा करें, वो भी सीए का फाइनल हो, पेपर पूरा कर लो, टाइम बच जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो बस फिर पेपर बस पूरा ही हुआ था शायद मेरा, और टाइम तो बिल्कुल नहीं बचा था पीछे जाके देखने का। लेकिन मैं बाहर आके जब मैंने अपनी मार्किंग की कि भाई गलतियां हुई हैं, मुझसे पता है मुझे गलतियां हुई हैं, बट कितनी गलतियां होगी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, फिर भी 60 नंबर बनते हैं। तो आई वाज कंफर्टेबल कि कोई अच्छा किया, मैं गलतियां दुरुस्त करने के चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने गलतियां की हैं, बट इतनी नहीं की मैं फेल हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं पास हो जाऊंगा बेतहाशा गलतियां करने के बावजूद, अल्हम्दुलिल्लाह आई पास दैट पेपर। तो यही अप्रोच आप लोगों को भी समझनी है कि पेपर में आपसे गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होंगी। पहली बात, सवाल को अच्छी तरह बार बार पढ़ेंगे तो गलतियों के चांसेस कम है। लेकिन अगर गलती हो जाए, 1-1.5 मिनट में गलती ठीक कर सकते हो तो करना, इससे ज्यादा टाइम लगाना गलती ठीक करने के लिए दुरुस्त नहीं है। पेपर कंप्लीट करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन 1 नंबर की गलती ठीक करना। 1 नंबर की गलती, 2 नंबर की गलती ठीक करने के लिए 10 मिनट जाया करोगे तो आखिर में 5, 7, 8 नंबर का सवाल छूट जाएगा। 1 नंबर कमाने के लिए 10 नंबर का सवाल क्यों जाया करते हो भाई? पहले वो 10 नंबर कमा लो, फिर टाइम बच गया तो 1 नंबर की भी फिक्र कर लेंगे। फिलहाल पहली फिक्र हमारी पूरा पेपर करने का है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, पूरा पेपर करने का मतलब ये नहीं है कि रीडिंग पे कॉम्प्रोमाइज करो। क्वेश्चन रीडिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, टाइम वेस्टेज की हैबिट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि किसी 2 नंबर की वर्किंग पे 10 मिनट जाया करें। रीडिंग पूरी करो, टाइम इसके अलावा वेस्ट ना करो, थॉरली पेपर करते जाओ। बड़े आराम से 3 घंटे 15 मिनट में रीडिंग टाइम के साथ मिला के आप पूरा पेपर तसल्ली से कर लेते हो। 5, 10, 15 नंबरों की नमचल नहीं होंगी आपने, 20 नंबर की नमचल ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन 100 का पेपर पूरा हो गया ना, तो 80 में से ठीक किया जो अपने हिसाब से आपने, 80 में से 50 नंबर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती, पेपर पूरा किया हो आपने। तो जनाब यहाँ पे कोई सवाल जी किसी बच्चे के जहन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू? जी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है वो हमने लेनी है कि भाई अगर हम ये क्योस ना लगाते तो हमारी पहले साल सेल कितनी होती, उसका 20% नुकसान हो गया। अगर हम क्योस ना लगाते तो हमारी दूसरे साल सेल कितनी होती, इंक्रीज, उसका 20% नुकसान हो गया। इंक्रीज सेल का नुकसान लेंगे जी। इन्फ्लेशन 10% है, तो इस तरह हम कर सकते हैं कि सारे नेट कैश दे रहे हैं के साथ।
अगर इन्फ्लेशन 10% है तमाम रेवेन्यू तमाम कॉस्ट पे, तो क्या हमें रियल अप्रोच पे जाना चाहिए? ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में टैक्सेशन इन्वॉल्व है तो फिर रियल अप्रोच पे नहीं जाना। ठीक है, क्वेश्चन में टैक्सेशन इन्वॉल्व है। यहाँ पे नोट नंबर 9 आपको कह रहा है कि कंपनी पेज टैक्सेस, तो जब कंपनी टैक्सेस पे कर रही है तो फिर हम रियल अप्रोच पे नहीं जाएंगे। इसका रैशनल लॉजिक अभी नहीं, आगे कहीं बताना हुआ तो बता दूंगा, नहीं तो सीफैप में जरूर पता लग जाएगा आपको। फिलहाल इतना ही याद रखो कि कंपनी जब टैक्सेस पे कर रही है तो फिर हमने रियल अप्रोच पे नहीं जाना, मनी अप्रोच से ही चलना है। बेशक यहाँ पे जैसे एक ही इन्फ्लेशन रेट है 10%, तमाम कॉस्ट तमाम रेवेन्यूज पे एक इन्फ्लेशन रेट है। हाँ, अगर टैक्सेस ना होता फिर हम ये कर सकते थे, रियल कैश फ्लोज को रियल कॉस्ट पे डिस्काउंट कर देते। बट यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मनी गिवन है 18% और टैक्सेशन की प्रेजेंस में हमें कैश फ्लोज को भी फिर मनी कैश फ्लोज में ही लेकर जाना था। जी, कोई और सवाल? अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी जो डिस्कशन हमारी रह गई है आगे फर्दर उसकी तरफ चलते। बाय द वे ये एमसीक्यूज भी इस चैप्टर के एंड पे है, थोड़ी सी ये भी आपकी होम असाइनमेंट है, इनको भी देख लीजिएगा। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, आल्दो हम इस चैप्टर से एमसीक्यू एक्सपेक्ट नहीं करते आना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करते हैं तो चैप्टर की रिवीजन थोड़ी सी बेहतर अंदाज में आपकी कुछ एस्पेक्ट की हो जाती है। तो ये एमसीक्यूज भी आपकी होम असाइनमेंट में रहेंगे, इनको भी आपने देख लेना जी। फिलहाल हम आते हैं जी आगे, फ्यूचर वैल्यू या फाइनल वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अच्छा, इसमें मुझे समहाउ लगता है कि मेरे पास जो किताब मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में पड़ी है उसमें तो ये टाइपो नहीं है, आपकी बुक में ये टाइपो आ गया है। ये फार्मूला बेटा अगर आप देखोगे ना पेज 181 पे, तो उस फार्मूला में ये ब्रैकेट मिसिंग है। इस ब्रैकेट को काइंडली बेटा आप जरा लगाइए, ये जो ब्रैकेट है ना ये मिसिंग है। एम आई राइट? किताब में ये ब्रैकेट किताब में मिसिंग है ना, तो ये काइंडली ब्रैकेट ये ऐड कर लीजिए, मैंने हाईलाइट की है, ये ब्रैकेट ऐड कर लीजिए। बेसिकली 1 + r⁻n - 1 इसने मल्टीप्लाई होना है x के साथ। ठीक है, वहाँ पे ब्रैकेट जरा बाहर को चली गई है, बाहर नहीं, ब्रैकेट को अंदर हमने करना है। इसी तरह यहाँ पे भी इसको भी दुरुस्त कर लीजिए। तो ये अपनी किताब में थोड़ी टाइपो प्रिंटिंग में कोई पता नहीं कैसे एरर आ गई, हालांकि मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में ये ठीक पड़ा हुआ है। और बाय द वे आगे इलस्ट्रेशन में फार्मूला ठीक यूज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये गलत लिखा गया है। अच्छा जी, हमें अब जो हमारा डिस्कशन है छोटी सी, कैलकुलेटिंग फाइनल वैल्यू ऑफ, इस फार्मूला से आप फेमिलियर होंगे, आपने क्लियर में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। ऑर्डिनरी एन्युटी या नॉर्मल एन्युटी अगर है उसकी फ्यूचर वैल्यू लेनी है, ऑर्डिनरी कह लो या इसको नॉर्मल कह लो, एक ही बात है। और ड्यू कह लो या एडवांस कह लो, एक ही बात है। तो नॉर्मल एन्युटी की अगर फ्यूचर वैल्यू लेनी है आपने किस अंदाज में, उसके लिए हम ये एग्जांपल पढ़ते हैं, इस पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। एग्जांपल 15 देखिए, इससे हम उस फार्मूले की एप्लीकेशन देखेंगे। फार्मूला तो हमें याद ही करना है। अ सेविंग स्कीम इन्वॉल्व 100,000 पर एनम फॉर 4 years, इन्वेस्टिंग 100,000 पर एनम फॉर 4 years ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। 100,000 पर एनम फॉर 4 years एन्युटी बन गई, लास्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मल एन्युटी बन गई। ठीक हो गया। नॉर्मल एन्युटी की कौन सी होती है? जो साल बाद आज से शुरू होगी। तो 4 साल 1 लाख हमने जमा करवाना है, इन्वेस्ट करना है, और हर इन्वेस्टमेंट साल के आखिरी दिन करनी है। तो ये नॉर्मल एन्युटी का केस है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, व्हाट इज द सम टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 4 years? ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी कैलकुलेट करने का केस, कि हमने 1 लाख 4 साल तक इन्वेस्ट करना है 10% पर एनम पे हर साल के एंड पे, और हमसे कहा जा रहा है फ्यूचर वैल्यू बताइए 4 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम, ये नॉर्मल एन्युटी का केस है, तो यहाँ पे जनाब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा एग्जाम्पल 1 के लिए। Sn इज द फ्यूचर सम जो हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, x इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन, r इज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, n इज द टोटल इन्वेस्टमेंट्स। लीजिए जी, सॉल्व कीजिए और बताइए। यहां से देखिए कि 4 साल में 1 लाख हर साल के एंड पे 4 साल तक आप इन्वेस्ट करें 10% के हिसाब से, तो 4 साल बाद कितना पैसा इकट्ठा होगा? 464,100। अगर हम 4 साल तक 1 लाख हर साल के एंड पे जमा कराएं 10% के हिसाब से, तो हमारे यहाँ जो पैसा विद इनकम 4 साल के एंड पे 4,64,100 बन जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ये एक बेसिक फार्मूला है जिसकी एप्लीकेशन हमने इस छोटी सी एग्जांपल से देखी। आगे इसकी फर्दर बिजनेस में इसकी क्या इंप्लीकेशंस है इस फार्मूला की, इस पे हम बात करेंगे। आल्दो ये कैलकुलेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक से थोड़ी परे ही है, लेकिन इस चैप्टर में एग्जामिनर ने इसको डिस्कस किया हुआ है आईकैप ने, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा कवर कर रहे हैं। ये बाय द वे ये कैलकुलेशन आई डोंट रिकॉल कि अभी तक ये पास पेपर में हमें कभी आई है, और मुझे लगता है अगर कभी आएगी तो 1-2 नंबर के एमसीक्यू की सूरत में यहाँ से हमें मिल सकता है। एमसीक्यू सवाल तो इस पर कुछ नहीं शायद आएगा, लेकिन एमसीक्यू एग्जामिनर यहाँ से 1 नंबर का जरूर आपको दे सकता है। एग्जाम्पल 1 हमने की, एग्जाम्पल 2 देखिए, सेम डाटा है। सेविंग स्कीम इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग 100,000 पर एनम फॉर 4 years ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। एग्जाम्पल 2 सिर्फ चेंज क्या आया कि लास्ट डे की जगह आपने पहले साल जमा कराना है, तो ये बन गई एडवांस एन्युटी। 4 ही पेमेंट है, लेकिन हर साल के शुरू में जानी है, तो एडवांस एन्युटी बन गई 10% पर एनम, व्हाट इज सम टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 4 year। तो इस केस में चूंकि ये एडवांस एन्युटी है, अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, और इस फार्मूले के तहत बाकी सब कुछ तो सेम है। सालाना कंट्रीब्यूशन 1 लाख, 10% इन्वेस्टमेंट है, N 4 है,
ओवर 0.1 है एंड फाइनली इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आर से। तो जनाब क्या वैल्यू आई 510 ये है जी। अगर एडवांस एनविटी हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? ये फार्मूला वील हैव टू मेमोराइज, इनको हमें याद करना पड़ेगा जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का है ये बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? तो जनाब ये फार्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है सिंकिंग फंड में। बिजनेसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द सिंकिंग फंड इन एनी बिजनेस? सिंकिंग फंड क्या होता है बिजनेस में जी? सुनी हुई टर्म कहीं? सिंकिंग फंड पड़ी हुई है क्या? किसने बताया था क्या होता है? जी बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बताया। सिंकिंग फंड एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है किस मकसद के लिए? कि आपको फ्यूचर में कोई हाई वैल्यू एसेट रिप्लेस करना है या बाय करना है। तो इंस्टेड कि आप इकट्ठे उस एसेट के लिए पैसे ले पाओ, आप कंटिन्यूस वे में एक फिक्स्ड अमाउंट उस फंड में जमा कराते रहते हो। मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल आपको पता लगे कि मैंने 10 साल बाद एक मशीनरी बदलनी है जो कि 5 करोड़ की आती है, तो 10 साल बाद 5 करोड़ की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम एक सालाना फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करवाते जाएं एक बैंक में, ताकि 10 सालों में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे होकर हमारे पास 5 करोड़ इकट्ठे हो जाएं। तो बिजनेसेस में जब आपको एक कोई हाई वैल्यू एसेट बाय करना है या आपको लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स लमसम जब चाहिए होती है बिजनेसेस में किसी फ्यूचर वक्त में, तो आप उसके लिए एक अमाउंट रेगुलरली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो डिपॉजिट अकाउंट में, ताकि आप वो वैल्यू इकट्ठी कर पाओ। तो ये कॉन्सेप्ट सिंकिंग फंड का इस फार्मूला की मदद से हम हल करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। सिंकिंग फंड का जो फार्मूला हमने जो सीखा है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको देखते हैं जी। ये जी एक्टिविटीज है हमारे पास छोटी छोटी सी 1 2 3 एक्टिविटीज हैं सिंकिंग फंड की। इनको पहले देखते हैं। A man wants to save money to meet the expenses of his son going to university. He intends to put 50,000 into a saving account at the end of each of the next year. The account pays interest of 7%. What will be the balance on account at the end of 10 years? 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? अब जरा यहाँ पे तवज्जो से सुनिएगा। 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? मतलब हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए। हमने कंट्रीब्यूशन कितना करना है सालाना? वो 50,000 है। और सालाना कंट्रीब्यूशन कब करना है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब ये फार्मूला जो हम लगाएंगे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, लेकिन नॉर्मल। तो हम फार्मूला जरा यहाँ पे अपने सामने लाते हैं। हमें नॉर्मल एग्जांपल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 1, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला x 1 प्लस r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r। ठीक है जी। तो पुटिंग इन द वैल्यूज, सालाना कंट्रीब्यूशन 50,000, रेट है 7% का। कितना रेट है? 7%। और साल कितने हैं? 10 साल माइनस 1 ओवर 0.07। तो जनाब कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? डबल टू। लीजिए जी, 10 सालों में इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास। इस बंदे के पास जो पैसे जमा कराएगा 50,000। सिमिलरली एक्टिविटी 2, अ प्राउड ग्रैंड पेरेंट विशेस टू सेव मनी टू हेल्प पे हिज न्यू बॉर्न ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग। ही इंटेंड्स टू सेव 500 एवरी 6 months फॉर 18 years स्टार्टिंग इमीडिएटली। द अकाउंट पेज इंटरेस्ट ऑफ, ये बेटा टाइपो इसको ठीक कर लीजिए, अकाउंट पेज इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। What will be the balance on account at the end of 18 years? अच्छा जी, अब यहाँ पे तवज्जो से कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। पहली बात, ये केस है नॉर्मल या एडवांस? एडवांस, क्योंकि इमीडिएट स्टार्ट हो रही। तो पहले हम जरा फार्मूला एडवांस का सामने ले अपने। और बात तो फ्यूचर वैल्यू की एनविटी है ना भाई। अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे होंगे 18 साल बाद, तो फ्यूचर वैल्यू में निकालनी है। x 1 प्लस r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r इंटू 1 प्लस r। ये फार्मूला जिसको मैं लेके चल रहा है। अच्छा जी, इसमें दूसरी बात जो याद रखने की है, बैंक में आप पैसे जमा करा रहे हैं जिसका रेट है 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफा कंपाउंड होता है। कोई इंटरप्रेट कर सकते हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? मैंने अगर बैंक में 100 रुपया जमा कराया है, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का क्या मतलब है? कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए जी बेटा। 8% सेमी एनुअली का मतलब 4% 6 माह बाद, और फिर 6 माह बाद 4% मिलेगा तो 100 का 104 हो गया। फिर 6 माह बाद 104 का 4%। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इंटरेस्ट रेट्स आपको एग्जामिनर कभी बताए या ना बताए, ये हमेशा एनुअल होते हैं।
बैंकों के इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल होते हैं। सो 8% रेट है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफा इंटरेस्ट पे होगा, 4 करके। 8% रेट है, कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो साल में 4 दफा इंटरेस्ट पे होगा, 2 करके, 2% करके, ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी 8% की कहानी। अब हमारा फार्मूला जो है वो बना हुआ है आर और एन पे बेस करके। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि n will not always be the number of years. n represent the number of cash flows and r is not the annual rate. r should represent the period. कि भाई हमारे केस में n है 6 months, तो इस सवाल में फिर जो r यूज होगा वो 6 महीने का रेट यूज होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं वैल्यूज फीड करूं, चूंकि मेरे कैश फ्लोज 6 मंथली हैं, तो मुझे जो r चाहिए वो भी 6 मंथली चाहिए, तो 8/2 4, और मुझे जो n 6 मंथली पीरियड्स, टोटल 36 कैश फ्लोज हैं, 36 है मेरा यहाँ पे। लीजिए जी कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 40351। लीजिए जी 40,351 रुपीज इकट्ठे होंगे अगर हम 500 रुपये एडवांस में इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट शुरू करें और 18 साल तक हर 6 महीने बाद 500 जमा कराते रहें, 8% सालाना कंपाउंडेड सेमी एनुअली के ऊपर, तो हमारे पास 18 साल बाद इतने पैसे इकट्ठे होंगे। ये दोनों एग्जांपल में हमने फ्यूचर वैल्यूज हमसे मांगी गई थी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी बताइए। अब तीसरा केस बिजनेस सिचुएशन का केस है और इसमें अब प्रॉपर सिंकिंग फंड की बात की जा रही है। अ बिजनेस विशेस टू स्टार्ट अ सिंकिंग फंड टू मीट अ फ्यूचर डेट रीपेमेंट ऑफ 100 मिलियन ड्यू इन 10 years। 10 साल बाद 100 मिलियन का डेट रीपे करना है। What fixed amount must be invested every 6 months if annual interest is 10% compounded annually? The first payment is to be made in 6 months. अच्छा, जब हम दोबारा सबसे पहले तो फार्मूला चेक करें। फार्मूला कौन सा लगने हैं? एडवांस का या नॉर्मल का? फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट टू बी मेड इन 6 मंथ, पहली पेमेंट 6 महीने बाद है, तो जनाब ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगने। अब हमें इस क्वेश्चन के रेफरेंस से फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए वो हमें बता दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है एक्स, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। हमें बता दिया गया है कि हमें 10 साल बाद 100 मिलियन चाहिए, फ्यूचर में हमें 10 साल बाद 100 मिलियन चाहिए। व्हाट फिक्स्ड अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ। एक्स क्या, रेगुलर इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हम अगर इसके मुताबिक यही फॉर्मूला लेके चलें एक्टिविटी 3 के लिए, तो वैल्यूज फीड करें 100 मिलियन इज इक्वल टू एक्स। रेट हमें फिर 6 मंथली चाहिए क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट 6 मंथली होने वाली है, 10%, तो 6 मंथली रेट इज 0.5। 10 साल का मतलब 20 इन्वेस्टमेंट्स होंगी हमारी, -1 over 0.05। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स। 302 259। लीजिए जी, ये हमारे पास सिंकिंग फंड में कंट्रीब्यूशन हमें 6 मंथली बेसिस पे कितना करना है, स्टार्टिंग इन 6 मंथ, 6 महीने बाद पहली इन्वेस्टमेंट और 10 साल तक हम टोटल 20 इन्वेस्टमेंट करें इस अमाउंट की, तो हमारे पास 10 साल बाद 100 मिलियन इकट्ठा हो जाएगा जो हमें डेट रीपेमेंट के लिए चाहिए। सो सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड डिटरमिन करना और फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड के फार्मूला के हिसाब से डिफरेंट फ्यूचर वैल्यूज मेजर करना या पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन डिटरमिन करना। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट इसी सिंकिंग फंड की कंटिन्यूशन में एक और कॉन्सेप्ट जो हमें अक्सर इन्वेस्टर अप्रेजल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन आ जाती है किसी न किसी अंदाज में, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ये सिंकिंग फंड से भी लिंक होता है, इसका कोई ना कोई यूज इस कॉन्सेप्ट का इन्वेस्टर अप्रेजल क्वेश्चन में भी हमें कहीं मिल सकता है।
इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जब किसी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है तो आप एनुअल कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। तो एनुअल कैश फ्लो को जब आप एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आपको आज की तारीख में बता देता है। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि दिस फंक्शन कैन वर्क इन रिवर्स ऑर्डर एज वेल, कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो वो आपको फ्यूचर के इक्वल कैश फ्लो दे देगा आपको। ठीक है, जैसे हम अगर एक छोटा सा डाटा लें, आपके पास टाइम लाइन पे ये टाइम है 0, 1, 1, 2 एंड 3। आपके कैश फ्लोज यहाँ पड़े में अगर से 10,000, 10,000, 10,000, दिस इज एन एन्युटी, और आपको बताया जाए कि आपका डिस्काउंट रेट 10% है, तो आप पीवी बड़ी आसानी से कैलकुलेट करते हो। एनुअल कैश फ्लो 10% 3 ईयर क्या बनता है 2.487, तो ये बन जाएगा 24,870। हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि हम फ्यूचर कैश फ्लोज एन्युटी शेप में है। एन्युटी की पीवी लेने का तरीका है एनुअल कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ईएसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल फ्यूचर कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू को जिन कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है उसके सूटेबल एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दो। जैसे आप चाहते हो इसकी 3 फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट बनाना, 3 इक्वल फ्यूचर इंस्टॉलमेंट बनाना, तो इसको 2.487 से डिवाइड करो तो 10,000 की 3 किस्तें बन गई आपकी। ये कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि भाई प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल फ्यूचर किस्तें, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं 24870 टुडे 10% के हिसाब से 3 साल के 10,000 के बराबर। ये जो ईएससी का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल इसके यूजेस होते हैं, जिनमें से एक यूज इसका होता है लोन रीपेमेंट का। एक यूज इसका होता है लोन रीपेमेंट में सालाना किस्त बनाना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप आज लोन हासिल करते हो अगर 100 मिलियन रुपीस का, और बैंक कहता है इस लोन का इंटरेस्ट रेट होगा 15% पर एनम, और बैंक कहता है ये लोन आपने पे करना है इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 10 बराबर किस्तों में पे करना है, तो हम एनुअल इंस्टॉलमेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी प्रिंसिपल डिवाइडेड विद एन्युटी फैक्टर। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 100 मिलियन का, और एन्युटी फैक्टर 15% 10 साल, 15% 10 साल 5.019। लीजिए जी, बताइए यहां से किस कितनी बनती है 19.93 मिलियन। जी, एनी क्वेश्चन? अगर हम 19.93 मिलियन सालाना 10 साल तक पे करते रहेंगे तो ये किस्त विल इंश्योर कि हमारा सालाना इंटरेस्ट भी और टोटल प्रिंसिपल भी 10 सालों में पूरा हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एन्युटी की पीवी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन है, लेकिन रिवर्स फंक्शन में हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फंक्शन लोन रीपेमेंट्स डिटरमिन करने में यूज होते हैं। जहां पे लोन को विद इंटरेस्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना हो तो हम सालाना इक्वल इंस्टॉलमेंट इस फार्मूला की मदद से निकालते हैं। अगेन ये भी एक कहीं एमसीक्यू में हमें एक आध नंबर का सवाल कहीं ना कहीं हमें आ सकता है ये कॉन्सेप्ट हमें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें किसी क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। अब इसकी एप्लीकेशन का एक अंदाज जरा ये भी देखिए कारोबार में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्टेक्स्ट में। A company is considering an investment of 20,000 in a project. The project life would be 5 years. What must be the minimum annual cash return from the project to earn a return of at least 9% per annum? आप आज 70,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, 9% सालाना के हिसाब से रिटर्न कमाना चाहते हो, तो सालाना कितनी रिटर्न कमाओगे ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आज है, रिटर्न फ्यूचर में आनी है, तो इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सालाना रिटर्न हमारी कितनी आनी चाहिए कि ये टारगेट पूरा हो, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं एनुअल रिटर्न आसानी से। इस केस में एनुअल रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट की जा सकती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड विद एन्युटी फैक्टर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 70,000 और एन्युटी फैक्टर 9% 5 साल, 9% 5 साल क्या है जी 3.890, तो कितनी सालाना रिटर्न 17,995। लीजिए जी, 70,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप 9% के हिसाब से रिटर्न लेना चाहते हो, तो सालाना 17,995 5 साल कमा लो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट विद रिटर्न 9% सालाना आपको मिल गई। बेटा जरा किसी को कहते हो ये आके देखे ना। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल?
ये जरा कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, ये कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए जरा, मुझे इसका जवाब बताइए क्या है। एग्जाम्पल जी बेटा, क्या है सूटेबल एन्युटी फैक्टर जनाब? 3.998। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या बनती है? 2504। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ईएसी का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी सीखा, हमने दो इसके इस्तेमाल इन दो एग्जाम्पल में सीखे। एक तो हम प्रोजेक्ट से सालाना कितनी रिटर्न कमाएं कि हमारे टारगेट पूरे हो जाएं, और दूसरा लोन रीपेमेंट शेड्यूल हमने इससे बनाना सीखा। लेकिन ईएसी का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो ये सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन का अल्टरनेटिव मेथड भी प्रोवाइड करता है आपको। सिंकिंग फंड में जैसे भी हमने पीछे सवाल किया था कि हमें सालाना कितने पैसे इंजेक्ट करने हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, यही आंसर हम ईएसी के कॉन्सेप्ट से भी हासिल कर सकते हैं। अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं है तो हम इक्वल कंट्रीब्यूशन से फ्यूचर सम कैसे हासिल करें, ये हम ईएसी के कॉन्सेप्ट से भी मैनेज कर पाते हैं। लेकिन इशू ये है कि ईएसी के कॉन्सेप्ट से हम सिर्फ नॉर्मल जो एन्युटी है उसकी फ्यूचर वैल्यू वाला मामला हल कर सकते हैं। अगर एडवांस एन्युटी आएगी तो अल्टरनेटिव नहीं आएगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम सिंकिंग फंड के अल्टरनेटिव के तौर पे ईएसी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ नॉर्मल जो एन्युटी वाला सिंकिंग फंड है उसको अल्टरनेटिव मेथड से हल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड दो स्टेप में हल किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अ मैन विशेस टू इन्वेस्ट इक्वल एनुअल अमाउंट so that he accumulates 5 million by the end of 10 years. The annual interest rate available for investment is 6%. यहाँ पे मैं वर्ड ऐड कर देता हूँ, invest annual amounts at the end of each year. ये मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि एडवांस एन्युटी होगी तो ये ईएसी का जो अल्टरनेटिव मेथड है ये काम नहीं करेगा। एडवांस एन्युटी से डील करना है तो आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। नॉर्मल एन्युटी से डील करना है ये भी कर सकते हैं और ईएसी भी कर सकते हैं। तो हम दोनों केसेस इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। हमें डिटरमिन क्या करना है, एनुअल अमाउंट। क्या एनुअल अमाउंट जमा करना है तो पहले ईएसी के फार्मूले से निकालिए जरा। SN x 1 + r रेज़ टू पावर n - 1 ओवर r। इस फार्मूले में SN है 5 मिलियन, x हमें सॉल्व करने हैं, r कितना है जी 6%, कितने साल है 10 साल, -1 ओवर 0.06। तो बताइए यहाँ से x क्या आ रहा है 37934340। लीजिए जी, अगर हम इस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के फार्मूला से चलें तो हम देखते हैं कि 5 मिलियन इकट्ठा करने के लिए 10 साल बाद हमें सालाना 6% अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो सालाना अमाउंट जो हमें जमा करानी है वो ये है जनाब 379340। अब यही अमाउंट हम ईएसी के कॉन्सेप्ट से दो स्टेप में हासिल करते हैं। स्टेप नंबर 1, फ्यूचर रिक्वायर्ड अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए एट दिस रेट। ये पैसा कितने साल बाद चाहिए 10 साल बाद। 6% पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो 6% पे, तो 1/1 + r रेज़ पर n, ये 5 मिलियन की आ गई प्रेजेंट वैल्यू। स्टेप नंबर 2, इस प्रेजेंट वैल्यू को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर दो। प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसको एन्युटी फैक्टर, कौन सा एन्युटी फैक्टर 10 साल 6%, उससे डिवाइड, आप एनुअल कंट्रीब्यूशन पे पहुंच गए। सेम वही आंसर, सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ 4 रुपए का फर्क आ रहा है, सेम आंसर है। तो हमने कहा कि हम सिंकिंग फंड की जो कैलकुलेशंस हैं उसको भी ईएसी कॉन्सेप्ट से हैंडल कर सकते हैं। सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन भी ईएसी कॉन्सेप्ट से हैंडल हो जाती है, बट सिर्फ नॉर्मल एन्युटी वाला सिंकिंग फंड। अगर एडवांस एन्युटी वाला सिंकिंग फंड है उसके लिए हमें सिंकिंग फंड का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। ये अल्टरनेटिव कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ये क्विक एंड एफिशिएंट है, इसमें थोड़ा रिस्क समझ ले, फार्मूला को मेमोराइज करने वाला रिस्क हमारा अवॉइड हो जाता है, या बात करते हैं डाटा शेप में दिया जाता है, हमें इसी मेथड से सिंकिंग फंड के लिए रिक्वायर्ड कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। जी एनी क्वेश्चन?
ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमें ना किसी क्वेश्चन में ना किसी एमसीक्यू में टेस्ट हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन कॉन्सेप्ट्स की जो भी हमने डिस्कस किए हैं किसी न किसी एमसीक्यू में ही आने की है। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल का चैप्टर जो हमारा आप कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चैप्टर था, उस पर डिस्कशन हमारी कंप्लीट। इसमें से हमें 15 से 20 नंबर का सवाल एक अच्छा खासा आता है। एमसीक्यूज़ में अभी तक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्टिंग नहीं है इसकी, लेकिन कोई ना कोई कैलकुलेशन वहाँ पे भी जा सकती है। कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल में हमने पढ़ा कि किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी हो तो उसके लिए क्या डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। प्रैक्टिकली बिजनेसेस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करते हैं पहले, और साथ ही जब बल्कि इसी के प्रोसेस के साथ साथ हमें एक और अहम चीज़ जो देखनी होती है कि प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो फाइनेंस कहाँ से आएगा। ये दोनों चीज़ें पैरेलल साइड बाय साइड चल रही होती हैं। हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक एस्पेक्ट खत्म हुआ, अब हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ, और फिर तीसरा एस्पेक्ट वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ। तो बेसिकली प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी होती कैसे है, हम क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो फोरकास्ट किए जाते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के पैसा कहाँ से आएगा ये फैसला किया जाता है, फिर उस फाइनेंस जो हम डिफरेंट सोर्सेज से लेना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर की जाती है। देन वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज की जाती है एनपीवी एनालिसिस के लिए। तो अब आप समझिए जो मिसिंग लिंक था ना हमारा, हमने तो कैश इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती कहां से है, दो स्टेप मिसिंग थे हमारे। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग फोरकास्ट कर लिए, फिर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आएगा ये फैसला किया जाता है, उस पैसे की कॉस्ट क्या होगी ये मेजर की जाती है, वो कॉस्ट फिर डिस्काउंट फैक्टर के तौर पे एनपीवी एनालिसिस में एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होती है। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर है सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर। इसका अगला चैप्टर है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, जो हम फाइनेंस रेज करते हैं उसकी कॉस्ट कैसे मेजर की जाती है उसके ऊपर। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट चैप्टर, इसकी सिग्निफिकेंस पास्ट पेपर के रेफरेंस है। ये जी हमारा ओवरऑल पूरे सिलेबस ही सामने नजर आ रहा है। ये पोर्शन अब हम कवर कर चुके हैं तो इसको हमने जरा कर दिया ग्रे, और ये हमने कर दिया हाईलाइट जो हम कवर करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस पे अगर आप नजर डालते हैं तो आपको नजर आ रहा है जी पायलट पेपर में 9 मार्क्स इस पे आए थे, 1 नंबर एमसीक्यू, 8 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन। स्प्रिंग 22 में टोटल ही 3 मार्क्स थे, सारे के सारे एमसीक्यू। ऑटम में टोटल 6 मार्क्स थे, 4 का क्वेश्चन राइटिंग था, 2 एमसीक्यू, और स्प्रिंग में मार्क्स ही 2 हैं, वो भी एमसीक्यू। तो इफ यू आस्क मी, सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया बाय द वे तकरीबन सारे का सारा 97-98% सीरी है। इसमें सिर्फ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कहानियां हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शन, पैसा कहां से रेज किया जा सकता है, उसके प्लसेस क्या माइनसेस क्या हैं। तो मेरे हिसाब से उसका जो एक फेयर रिफ्लेक्शन है वो ये है, शायद इस एरिया की टेस्टिंग की फेयर रिफ्लेक्शन शायद ये है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 8 का आ गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं 3 नंबर के एमसीक्यू है, यहाँ पे 2 नंबर के एमसीक्यू है, लेकिन मुझे लगता है सेफली वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग कि भाई 2-3 नंबर के एमसीक्यू और 3-4 नंबर का राइटअप, कोई 5 से 8 नंबर के करीब इसमें से टेस्ट हो सकता है। 2-3 नंबर के एमसीक्यू और 2-4 नंबर का राइटअप, दिस इज द रियल पोटेंशियल। 6 का जगह मैक्सिमम 8 कर लो, इधर 3 कर लो, इधर 5 कर लो, इससे ज्यादा का अपरेंटली पोटेंशियल इसमें है नहीं। तो बहरहाल जैसे मैंने कहा ये प्रीडोमिनेटली थ्योरेटिकल एरिया है, इसमें हमें रीडिंग ही करनी है, और अगेन आपको रिफ्लेक्शन बता रही है कि हमें ज्यादातर हमें एमसीक्यूज की तरफ बर्डन जाना है। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, रट्टा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपको एमसीक्यू बनाता है तो वो जरा थोड़ा सा डाटा स्टोरी ट्विस्ट करके बनाता है। अगर आपने क्वेश्चन को, अगर आपने सारे जो नॉलेज है उसको समझ के एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ, ये रटने वाला नॉलेज नहीं है। रटने का जैसे मैं कह रहा हूँ, लिखने का तो आपको 3-4 नंबर ज्यादा सवाल, 5 नंबर ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन 4-5 नंबर आपको समझ के आने हैं। तो अगर आपने समझ के पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएगा, एमसीक्यू तो होने ही होने हैं। तो बहरहाल हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट एरिया पे। ये रिलेटिवली एग्जाम वेटेज के लिहाज से लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ओवरऑल पैकेज में देखें तो हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और फाइनेंसिंग का एरिया है उसमें एक अहम टॉपिक समझा जाता है फाइनेंस। मंडे की मंडे को तो मैं पढ़ाता ही हूँ। चलें जी, इसको हम क्योंकि आगे वैसे ही 3 दिन के ब्रेक ही आ जानी, तो उसको शुरू ही हम फिर वेडनेसडे को ही करेंगे, थर्सडे को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये टॉपिक जैसे मैंने कहा थ्योरी है, रीडिंग के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।